Hello commandos, welcome to Biomentis classes online and about electrochemistry. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने अभी तक बात कर लिया था अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ और उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस पर बात कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो कोलरॉस लॉ इज द सम ऑफ molar conductance of the weak electrolyte at infinite dilution is the conductivity of total cations and anions। किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलार चालकता संपूर्ण धनायनों और ऋणायनों के चालकताओं का योग होती है। कंडीशन क्या थी इसमें? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ओके, अनंत तनुता पर। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलार कंडक्टेंस इज द सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द कैटायंस एंड एनायंस। इसके बाद हम लोगों ने यहां पे बात किया, इस टॉपिक पर बात किया हम लोगों ने बात किया। इसके बाद अल्फा निकालने के लिए, तो अल्फा इज व्हाट? द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इट इज द रेशियो ऑफ मोलार कंडक्टेंस एट डेफिनेट कॉन्सेंट्रेशन एंड मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अल्फा निकाला, अल्फा के बाद हम लोगों ने यहां पर डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना भी सीखा। तो दैट डिसोसिएशन कांस्टेंट इज द K इक्वल टू 1 माइनस K इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू V, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू V। और अगर हम उसको कंडीशन पे डाल देते हैं तो वो फिर अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ weak electrolyte is considered to be negligible as compared to whole, the degree of dissociation of weak electrolyte is considered as negligible। तो क्या हो जाएगा? अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ v और अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के वी, ओके। तो यहां तक हम लोग बात कर चुके हैं। इसके बाद अब जो अगला पॉइंट है, जिसपे अगला जो टॉपिक है जिसपे हमें बात करना है, वो है फैक्टर अफेक्टेड कंडक्टेंस, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कॉमर्शियल बैटरीज के बारे में। तो टॉक अबाउट द कॉमर्शियल बैटरीज। तो पहले बात करते हैं फैक्टर अफेक्टेड कंडक्टेंस। फैक्टर अफेक्टेड कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर अफेक्टेड कंडक्टेंस, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सब्सटेंस कह सकते हो आप, है ना, नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किए थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। वी आर यूजिंग टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड, जो सडनली पूरे आयोनाइज हो जाएंगे, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? विच आर लेस आयोनाइज्ड, जो कम आयनित होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जो लेस नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस करेंगे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो एक कॉमन सी बात आ जाएगी, कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, conductance of strong electrolyte is always greater than or more than weak electrolyte. Conductance of strong electrolyte is always more than conductance of weak electrolyte, always more than conductance of weak electrolyte, always more than कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो एक इंपॉर्टेंट बात तो ये ध्यान रखनी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी से ज्यादा होगी। कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलवेज मोर देन कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ओके। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है, conductance of strong electrolyte is always more than conductance of weak electrolyte, ओके। एक बात तो ये ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टिविटी से ज्यादा होगी, पहली बात, ठीक है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
ज्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेंगे। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन, मतलब एक बार पानी मिला दिया और पानी मिलाने के बाद क्या हुआ, दोनों जिनको जो आयोनाइज होना था वो हो गया। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी हमने बता दिया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोर नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज क्या ध्यान रखना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन, अगर दोबारा से डाइल्यूशन किया जाए, विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन, विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन, दोबारा से डाइल्यूट कर रहे हैं, विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन, द कंडक्टेंस of strong electrolyte, the conductance of strong electrolyte, the conductance of strong electrolyte, the conductance of strong electrolyte is increases less extent, is increases less extent, less extent, increases less extent, where conductance of weak electrolyte, where conductance of weak electrolyte, where conductance of weak electrolyte, conductance of weak electrolyte increases at higher extent, increases at higher extent, higher extent. ओके, क्लियर नाउ। तो अगर मान लीजिए एक बार आपने आयोनाइज करा दिया, जैसे पहली बार आपने पानी डाल दिया तो स्ट्रॉन्ग वीक, जिसको जो आयोनाइज होना था वो हो चुका है। ठीक, अब दोबारा से अगर डाइल्यूट करते हैं तो दोबारा से डाइल्यूट करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले ही पूरे आयोनाइज हो चुके थे, तो दोबारा से तो आयोनाइज होगा नहीं। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, डाइल्यूशन बढ़ाने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट फिर से आयोनाइज होना शुरू हो जाएगा। तो जब एक्सटेंट देखेंगे हम तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंपेयर में वीक इलेक्ट्रोलाइट रैपिडली आयोनाइज होगा या उसका कंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ये फर्दर डाइल्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखेंगे, विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन the conductance of a strong electrolyte is increases less extent, where the conductance of weak electrolyte increases at higher extent. At infinite dilution, at infinite dilution और अनंत तनुता पर, at infinite dilution, a weak electrolyte is also considered as weak electrolyte is also considered to ionize 100%. ओके, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब देखो उसका मीनिंग क्या है। जैसे मान लीजिए वीक इलेक्ट्रोलाइट का थोड़ा सा अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू द इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे आधा चम्मच एसिटिक एसिड है और उसको हमने 5 लीटर पानी में डाल दिया तो क्या हो जाएगा, गेट 100% आयोनाइज, पता ही नहीं चलेगा, पूरा आयोनाइज हो जाएगा इमीडिएट। ठीक है, तो ये कंडीशन है इसकी। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा होगी बिकॉज इट प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ आयंस। ओके, बट रीडाइल्यूट करने पर विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन द कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस लेस एक्सटेंट वेयर द कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस एट हायर एक्सटेंट। जब हम दोबारा से डाइल्यूट करेंगे तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले से ही आयोनाइज हो चुका था तो दोबारा आयोनाइज थोड़ी होगा। तो लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो उसके पूरा तो आयोनाइज हुआ नहीं था,
तो वो फिर से डाइल्यूट करने पर वापस से आयोनाइज होना शुरू होगा। तो यहां पर जो एक्सटेंट ऑफ कंडक्टिविटी है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बढ़ती हुई दिखेगी, ठीक है। और अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडीशन पर जाते हैं तो हियर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी 100% आयोनाइज्ड। तो ये पहला फैक्टर जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, नेचर, और उसके बाद फिर डाइल्यूशन। तो कंडक्टिविटी हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा होगी, लेकिन अगर रीडाइल्यूट करेंगे तब ये ध्यान रखना है एट दैट टाइम द एक्सटेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस एज कंपेयर टू कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, दूसरी बात टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सभी टाइप की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। कंडक्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। कंडक्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। कंडक्टेंस increases with increase in temperature because of increase in movement of ions, because of increase in movement of ions, क्योंकि आयनों के गतिशीलता बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मूवमेंट ऑफ आयंस का मूवमेंट बढ़ जाएगा तो ओवरऑल कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सभी टाइप की कंडक्टिविटी बढ़ती है। अब बात करते हैं हम एक बार फिर से डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन के बारे में। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयनों की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे जैसे डाइल्यूट करेंगे तो पहली बात ये ध्यान रखेंगे, मोलार, सीधे सीधे ध्यान रखेंगे, मोलार एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलार एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलार एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस increases with increase in dilution, तनुता बढ़ाने पर मोलार एवं तुल्यांकी चालकता बढ़ती है, क्योंकि आयंस का जो मूवमेंट है वो बढ़ेगा, है ना। आयोनाइजेशन का रेट बढ़ जाता है, आयंस बढ़ जाएंगे और मूवमेंट भी बढ़ जाएगा। तो इक्विवेलेंट और मोलार कंडक्टेंस क्या होगी, कंसंट्रेशन कम करने पर, मतलब डाइल्यूट करने पर, डाइल्यूशन इंक्रीज द इक्विवेलेंट एंड मोलार कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है, ठीक है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करती है। और डाइल्यूट करोगे तो आयंस दूर दूर चले जाएंगे, इट मींस पर्टिकुलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो कंडक्टेंस भी कम हो जाएगा। तो क्या बात हो गई, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो रेट ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ जाएगी। ओके, specific conductance decreases with increase in dilution because it depends on number of ions per unit volume, number of ions per unit volume, it depends on number of ion per unit volume, निश्चित इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर
निर्भर करती है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर आप डाइल्यूट करोगे तो नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे। ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन, विथ increase in dilution, number of ions per unit volume, number of ions per unit volume decreases, number of ions per unit volume decreases। ओके, तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पर कम हो जाती है। तो ये दो बातें ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, जबकि मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और नॉर्मल अगर क्वेश्चन है, कोई भी चीज स्पेसिफाई नहीं है, तब भी ध्यान रखना है कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन। कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस जो है वो डाइल्यूशन पर बढ़ेगा। कंडक्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन। ओके, तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब यहाँ पे एक और पॉइंट पे बात करेंगे, कंसंट्रेशन और रूट सी का कर्व कैसा मिलेगा उसके बारे में। तो कंसंट्रेशन मोलार कंडक्टेंस के बारे में बात कर लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसंट्रेशन, मोलार कंडक्टेंस और रूट सी। तो मोलार कंडक्टेंस और रूट सी का एक कर्व देखते हैं। मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलार कंडक्टेंस एट डेफिनेट कंसंट्रेशन, सॉरी, मोलार कंडक्टेंस एट डेफिनेट कंसंट्रेशन एंड रूट ऑफ कंसंट्रेशन। और रूट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच जो कर्व है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये लीनियर रहता है। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इट इज लीनियर। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, केवल बात ध्यान रखनी है यहाँ पे, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, इट इज लीनियर, इट इज लीनियर। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसा है, लीनियर है। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इट इज लीनियर। और फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो कर्व आता है दिस इज हाइपरबोलिक, ठीक है। तो वीक, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, लैम्डा एम आयंस कम हो जाएंगे, तो लैम्डा एम भी कम हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड और अदर ऑर्गेनिक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसा, लीनियर। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसा मिलेगा, इट इज हाइपरबोलिक। ओके, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कम होती जाएगी, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज फास्ट होते हैं, ठीक। तो उनका जो मोलार कंडक्टेंस आएगा डेफिनेट कंसंट्रेशन पर, उसका जो कर्व मिलेगा वो कैसा रहता है, लीनियर रहता है। प्लॉट कैसा मिलेगा, लीनियर। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसा मिलेगा, हाइपरबोलिक मिलेगा। तो ये दो बात और ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक कंडीशन यहां पे और ध्यान रखेंगे, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट at infinite dilution, at infinite dilution, for strong electrolyte at infinite dilution, the molar conductance is calculated by molar conductance is calculated by
calculated by Debye, Huckel, Onsager equation. केवल नाम याद रखना है कि ऐसा कोई इक्वेशन आया था, ठीक है। तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय द डेबाय हुक्केल ऑनसाइगर इक्वेशन दैट इज लैम्डा mc इक्वल टू लैम्डा m इनफाइनाइट माइनस b रूट c, ये इक्वेशन है। लैम्डा mc इक्वल टू लैम्डा m इनफाइनाइट माइनस b रूट c। b इज द कांस्टेंट और b यहां पे कांस्टेंट है। b इज कांस्टेंट, डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी, जो कि विस्कोसिटी पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी एंड इंटरआयोनिक फोर्स। विस्कोसिटी एंड इंटरआयोनिक फोर्स डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी एंड इंटरआयोनिक फोर्स। तो B क्या है? B इज द कांस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी एंड इंटरआयोनिक फोर्स। एक कंडीशन और ध्यान रखना है, इंटरआयोनिक फोर्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन C इज नेग्लेजिबल। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंसंट्रेशन C इज नेग्लेजिबल। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? नेग्लेजिबल। तो अनंत तनुता पर सांद्रता क्या हो जाएगी? नगण्य हो जाएगी। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द कंसंट्रेशन इज नेग्लेजिबल। तो B इंटू ये अगर 1 हो जाएगी तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही बचेगा ना। तो लैम्डा mc इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा m इनफाइनाइट। इट मीन्स व्हाट? द कंसंट्रेशन, द मोलर कंडक्टेंस एट डेफिनेट कंसंट्रेशन is equal to the molar conductance at infinite dilution. तो in this condition when C is negligible, concentration अगर negligible हो जाएगी तब उस condition पे क्या बन जाएगा? molar conductance at definite concentration is equal to the molar conductance at infinite dilution. Okay, तो lambda mc equal to lambda m infinity माइनस b रूट c इज द Debye-Huckel's ऑनसाइगर इक्वेशन। ये ध्यान रखना है, एक ऐसा इक्वेशन आया और उसमें एक कंडीशन भी लिया हमने कि अगर कंसंट्रेशन इफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन की सिचुएशन है तो कंसंट्रेशन नेग्लेजिबल हो जाएगी। एंड इन दिस सिचुएशन मोलर कंडक्टेंस एट डेफिनेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इस स्थिति में अनंत तनुता की मोलर चालकता और स्थिर सांद्रता की मोलर चालकता बराबर हो जाएगी। दूसरी बात वो आपको प्लॉट ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लीनियर और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हाइपरबोलिक। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द पोर्शन ऑफ कुलरॉस लॉ, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड फैक्टर अफेक्टेड कंडक्टेंस। अब हम लोग बात करेंगे कॉमर्शियल बैटरीज के बारे में। कॉमर्शियल बैटरीज, commercial batteries, commercial batteries are cell, commercial batteries are commercial cells. Okay, commercial batteries are cells. So based on spontaneous redox reaction पर पेश है। spontaneous redox reaction, based on spontaneous
रेडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन पर बेस है, बेस्ड ऑन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, लाइक ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और किस सेल पर बेस है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा कहूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद्युत रासायनिक सेल पर आधारित है, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड है बैटरीज का फंक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कॉन्सेप्ट पर बेस है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो कॉमर्शियल सेल जो होते हैं, अब उनके बारे में आपको पता चल गया कि ये स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन पर बेस है, ठीक है। एक बार केमिकल्स को और इलेक्ट्रोड्स को फिक्स करने के बाद फिर दोबारा से कुछ नहीं करना पड़ता है, एक लंबे समय तक वो चलते रहते हैं। और उसके बाद अगर कोई सेल ऐसा है जो डिस्चार्ज हो रहा है, मान लीजिए अगर डिस्चार्ज हो गया, तो उसको वापस से, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसा डिस्चार्जिंग से चार्जिंग का जो प्रोसेस है, डिस्चार्जिंग, तो चार्जिंग एक बार अपने आप चलता रहा तो ये तो डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज से फिर चार्ज करना है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके फिर से केमिकल में कन्वर्ट करेंगे। तो चार्जिंग ऑफ द सेल इज ऑलवेज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। सेल का फंक्शन किस पे बेस है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर। काम जब करता रहता है तो किस पे है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर बेस है। और जब आप उसको दोबारा से चार्ज करते हो तो चार्जिंग ऑफ सेल इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक, ओके। तो चार्जिंग भी ध्यान रखना है, हम लोग बात करेंगे एक दो सेल के बारे में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल सेल, टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल बैटरीज। तो दो टाइप की होती है कॉमर्शियल बैटरीज, प्राइमरी सेल एंड सेकेंड वन इज द सेकेंडरी सेल। तो इट इज आर ऑफ टू टाइप्स। कॉमर्शियल बैटरीज जो है वो दो टाइप की होती है, दैट इज प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। कॉमर्शियल सेल्स कुल दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। अब हम इंडिविजुअली बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। तो पहले बात करते हैं प्राइमरी सेल के बारे में। तो व्हाट इज द प्राइमरी सेल? इन विच इलेक्ट्रोड रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली वन टाइम, in which electrode reaction takes place only one time. इलेक्ट्रोड रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली वन टाइम, जिसमें इलेक्ट्रोड अभिक्रिया एक ही बार में पूर्ण हो जाती है। इलेक्ट्रोड रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली वन टाइम। इट कैन नॉट बी रिचार्ज, इट कैन नॉट बी रिचार्ज, मतलब जिस सेल को हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी रिचार्ज। जैसे इस टाइप के जो ड्राई सेल है, इसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सेल जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, बहुत सारे पेंसिल सेल, बड़े सेल ऐसे रहते हैं जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद वॉचेस में, हमारे पास वॉचेस में सेल लगती है, छोटी वॉचेस में, वो भी एक तो 4-6 महीने बाद जब फिनिश हो जाती है तो उसको हमको थ्रो आउट करना पड़ता है। तो वो सेल सिंपली ध्यान रखेंगे जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? प्राइमरी सेल की कैटेगरी में आते हैं। तो इन विच इलेक्ट्रोड रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली वन टाइम, इट कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, इट्स कॉल्ड प्राइमरी सेल। ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड प्राइमरी सेल। तो ऐसे सेल को हम कहेंगे प्राइमरी सेल। जिन सेल को हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं उनको कहते हैं प्राइमरी सेल। एंड देयर आर टू एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी सेल। हमको प्राइमरी सेल के दो एग्जांपल्स पढ़ने हैं, दैट इज
ड्राई सेल एंड मर्क्यूरी सेल। तो प्राइमरी सेल के दो एग्जांपल्स के बारे में भी हमको बात करना है। प्राइमरी सेल के दो एग्जांपल है, ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल, दोनों के बारे में बात करेंगे। ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल आर द टू एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी सेल। अब उसके बाद सेकेंडरी सेल की बात करते हैं। तो व्हाट आर द सेकेंडरी सेल? सेकेंडरी सेल, ओके। तो द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल आर दोज cells in which electrode reactions repeated number of times, electrode reaction repeated number of times, electrode reaction repeated number of times, जिसमें इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं को बार बार दोहराया जा सकता है। इट मींस चार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, जिसको बार बार चार्ज किया जा सकता है। तो सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं? आर दोज सेल्स इन विच इलेक्ट्रोड रिएक्शन रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स। इट कैन बी रिचार्ज, इट इज टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी, ऐसा भी कह सकते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी। इट इज अ टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज। और ये एक प्रकार की ऐसी बैटरियां हैं जिसे हम पुनः आवेशित कर सकते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज। तो ये रिचार्जेबल बैटरीज है और इनको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल। तो दिस इज अबाउट द प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। तो जो रिचार्ज नहीं होंगे वो प्राइमरी, और जिनको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं वो सेकेंडरी। प्राइमरी के दो एग्जांपल्स, ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल। सेकेंडरी सेल के एग्जांपल्स, सेकेंडरी सेल के एग्जांपल्स जो हमको पढ़ने हैं वो है पहला लेड स्टोरेज सेल। जो ट्रक, ऑटोमोबाइल, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, हाँ, जिसमें डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स इंक्रीज करके जिसमें हम वोल्टेज गेन को कम ज्यादा कर पाते हैं, उनको हम कहते हैं लेड स्टोरेज सेल। और लाइक ड्राई सेल, जैसा हमने आपको भी ड्राई सेल बताया, तो वैसे ही ड्राई सेल रहते हैं लेकिन वो चार्ज हो सकते हैं। तो निकल कैडमियम सेल कहते हैं उसको, निकल कैडमियम सेल। तो दिस इज निकल कैडमियम सेल। तो जो छोटे सेल लेकिन चार्ज हो जाते हैं उनको हम कहते हैं निकल कैडमियम सेल। इट इज हाईली ड्यूरेबल दैन लेड स्टोरेज सेल बट वेरी एक्सपेंसिव। और इसके बाद लिथियम सेल, द रिसेंटली डिस्कवर बैटरीज। आजकल जो बैटरियां हाइब्रिड कार्स और मोबाइल्स में जो बैटरी आ रही है, हाइब्रिड कार में जो बैटरी आ रही है, जो भी नई बैटरियां आ रही है एकदम रिसेंट वाली, वो सब लिथियम सेल है। ठीक है, तो ये सब नई बैटरी जो है वो लिथियम सेल है। ठीक, इसके बाद लेड स्टोरेज, निकल सेल, और सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पे फ्यूल सेल के बारे में, अबाउट फ्यूल सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट डिस्कशन अबाउट। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेल के एग्जांपल्स के बारे में। तो प्राइमरी सेल के बारे में हमने पढ़ा कि वो सेल जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं वो प्राइमरी सेल है। द सेल कैन नॉट बी रिचार्ज, वो सेल जिसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, ऐसा सेल जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। इन विच इलेक्ट्रोड रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली वन टाइम, जिसमें इलेक्ट्रोड अभिक्रिया एक ही बार में खत्म की जा सकती है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल। और प्राइमरी सेल का फर्स्ट एग्जांपल हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्राई सेल। इसको लैक्लांस सेल भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड लैक्लांस सेल। लैक्लांस सेल भी इसको कहते हैं। जी लैक्लांस ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको लैक्लांस सेल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लैक्लांस सेल। व्हाट इज अबाउट द लैक्लांस सेल? तो एक सिलेंडर रहता है इसमें, देयर इज अ सिलेंडर ऑफ
मेड अप ऑफ जिंक, जिंक का बना हुआ एक कंटेनर ऑफ जिंक एक्ट एज एनोड, जिंक का बना हुआ एक कंटेनर जो कि एनोड के जैसा काम करता है। एंड हियर ये क्योंकि गैल्वेनिक सेल है तो गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो एनोड इसका नेगेटिव होगा, इट्स एनोड इज नेगेटिव। तो देयर इज अ कंटेनर ऑफ जिंक, अ सिलेंडर मेड अप ऑफ जिंक, तो एक सिलेंडर रहेगा जो कि जिंक से बना हुआ होगा, है ना, जिंक, और ये मोर रिएक्टिव है तो ये एनोड के जैसा काम करेगा, इट इज एक्ट एज एनोड, ओके। एंड इन बिटवीन द सिलेंडर देयर इज अ ग्रेफाइट रॉड, और सिलेंडर के बीच में ग्रेफाइट की एक रॉड होगी, ग्रेफाइट रॉड, और दिस ग्रेफाइट रॉड इज एक्ट एज अ कैथोड, और ये ग्रेफाइट की रॉड कैथोड जैसा काम करेगी। दिस ग्रेफाइट रॉड इज एक्ट एज कैथोड, ग्रेफाइट की जो रॉड है वो कैथोड के जैसा काम करेगी। और ग्रेफाइट की रॉड के ऊपर अगर आपने कभी सेल को तोड़ के देखा हो तो मेटल का एक टिप रहता है, मेटल टिप रहती है, मेटल की एक टोपी लगी हुई रहती है, मेटल टिप, मेटल का कैप लगा होता है ना, मेटल कैप, और ये यहाँ का हिस्सा पॉजिटिव पोल के जैसा काम करता है और लोअर साइड से ये नेगेटिव पोल जैसा काम करती है। और द ग्रेफाइट रॉड इज लाइंड विद अ पेस्ट ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन, ग्रेफाइट के रॉड के ऊपर MnO2 प्लस कार्बन का पेस्ट होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन पेस्ट, मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट लगा होता है ग्रेफाइट के रॉड के ऊपर। एंड रेस्ट ऑफ द सेल, मतलब अब बीच का जो हिस्सा आया वो जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के पेस्ट से भरा हुआ होता है। तो रेस्ट ऑफ द सेल इज फिल्ड विद द पेस्ट ऑफ जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, paste of zinc chloride and ammonium chloride, okay, paste of zinc chloride and ammonium chloride. Voltage gain of each cell, voltage gain is 1.5 वोल्ट, और कितना वोल्टेज गेन देता है ये, अप्रोक्सीमेट 1.5 वोल्ट के बराबर कि ये वोल्टेज गेन देता है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हो गई, व्हाट इज अबाउट इन द ड्राई सेल, ड्राई सेल में क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है हमको, देयर इज अ कंटेनर ऑफ जिंक, जिंक का एक बर्तन होगा जो कि एनोड के जैसा काम करेगा, देयर इज सिलेंडर ऑफ जिंक, इट इज एक्ट एज एनोड, एंड देयर इज अ ग्रेफाइट रॉड, इट इज एक्ट एज कैथोड, और आपको पता है एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, ठीक है। और ग्रेफाइट रॉड इज इंटरनली लाइंड विथ, ग्रेफाइट रॉड इज लाइंड विद अ पेस्ट ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन, ग्रेफाइट के छड़ के ऊपर मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट लगा होता है। और शेष बचे हुए बर्तन में रेस्ट ऑफ द सेल, रेस्ट ऑफ द कंटेनर इज फिल्ड विद अ पेस्ट ऑफ जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, और बचे हुए बर्तन में जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। एंड वोल्टेज गेन ऑफ ईच सेल, और प्रत्येक सेल की वोल्टता 1.5 होती है, वोल्टेज गेन ऑफ ईच सेल इज 1.5। अब इसके डिस्चार्जिंग के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। पहले हम नया खरीद के लाएंगे तब उस समय वो फुल चार्ज रहता है, और जब हम उसको अपने डिवाइस में डाल देंगे तो वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, डिस्चार्ज होता जाएगा। तो हाउ टू सेल इज वर्क, तो सेल रिएक्शन बोलते हैं इसको, सेल रिएक्शन कैसा होगा इसको, इसके बारे में बात करेंगे, और क्या क्या चीजें इसमें और ध्यान रखना है उस पॉइंट पर भी बात करेंगे। एट एनोड व्हाट हैपेंस एट एनोड, एट एनोड जिंक इज कन्वर्टेड इनटू जिंक +2 बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये रिएक्शन हुआ एनोड पर, जहां पे जिंक मेटल जिंक आयन में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। और कैथोड के ऊपर क्या होगा, व्हाट हैपेंस एट कैथोड, MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड इज हियर, मैंगनीज डाइऑक्साइड एट कैथोड, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, MnO2 is here, MnO2, manganese dioxide at cathode, plus ammonium ion NH4 plus,
NH4 plus 2 electron. So now it is converted into Mn2O3 dimanganese trioxide and liberate the ammonia gas. ध्यान रखेंगे अमोनिया गैस भी डिकम्पोजिशन पर अमोनिया गैस भी निकलती है और क्या बन जाएगा, वाटर इज देयर, और वाटर भी बनेगा, है ना। तो यहाँ पे एक दो चीजें ध्यान रखनी है। MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड इज वर्क एज depolarizer. मैंगनीज डाइऑक्साइड इज एक्ट एज अ depolarizer. depolarizer के जैसा काम करता है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा क्योंकि HCl है, HCl का पार्ट है Cl। अमोनियम क्लोराइड कोरोड जिंक एनोड। अमोनियम क्लोराइड जब सेल काम नहीं भी कर रहा होगा उस समय भी वो जिंक को क्या करेगा, कोरोड करता रहेगा। अमोनियम क्लोराइड कोरोड जिंक एंड डिक्रीज द लाइफ ऑफ सेल, डिक्रीज द लाइफ ऑफ सेल, डिक्रीज द लाइफ ऑफ सेल, जो कि सेल की लाइफ को क्या करेगा, कम कर देगा, डिक्रीज लाइफ ऑफ सेल। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है, ये ध्यान रखना है, प्रोड्यूस अमोनिया गैस, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, MnO2 इज वर्क एज डीपोलराइजर, पोल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा है। और नंबर 3, अमोनियम क्लोराइड कोरोड द जिंक एनोड। अमोनियम क्लोराइड एसिडिक है, वो जिंक क्लोराइड को क्या कर, जिंक की जो जिंक का कंटेनर है उसको कोरोड कर देगा और उसके कारण सेल का लाइफ कम हो जाता है, विद डिक्रीज द लाइफ ऑफ द सेल। दिस इज अबाउट द ड्राई सेल, ये हमने बात किया, कुछ पॉइंट्स रिलेटेड विद द ड्राई सेल। अब ड्राई सेल के बाद हम बात करेंगे मर्क्यूरी सेल के बारे में। अगर आपने मर्क्यूरी सेल देखा होगा तो टार्च जो छोटे डिवाइसेस हैं, सेल, हियरिंग एड्स, ऐसे है ना, बटन के जैसा दिखता है, तो ये मर्क्यूरी सेल है। ठीक है, स्मॉल बटन जैसा रहता है टार्च, और मेनली जो वॉचेस में यूज होता है। ठीक है, वॉचेस और हियरिंग एड्स जो कान की सुनने वाली मशीन होती है उसमें भी लगाते हैं इसको। तो ये मर्क्यूरी सेल है ना, ऐसा कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये बात क्लियरली ध्यान रखना है। तो स्मॉल पोर्टेबल जो डिवाइसेस हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही हल्का और बहुत ही अच्छी एफिशिएंसी वाला सेल होता है, ना। तो मर्क्यूरी सेल इज यूज्ड इन स्मॉल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। मर्क्यूरी सेल इज यूज्ड इन स्मॉल इलेक्ट्रिकल devices, like watches, hearing aids, कान की सुनने वाली मशीन, है ना। जब कोई कहीं पर हियरिंग में प्रॉब्लम आती है तो वहां पर मशीनें यूज होती है आजकल। ठीक, तो हियरिंग एड्स के अंदर भी मर्क्यूरी सेल लगा हुआ होता है। कंटेनिंग क्या क्या चीजें रहती है, छोटा सा ये लिख लेते हैं। कंटेनिंग जिंक एज एनोड, एनोड के फॉर्म में जिंक एज एनोड, कंटेनिंग जिंक एज एनोड। कार्बन रॉड एज कैथोड, कार्बन rod as cathode, KOH paste as electrolyte, और KOH का पेस्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। वोल्टेज गेन, तो जिंक का जो रॉड है वो एनोड, एक छोटा कार्बन का रॉड रहता है वो कैथोड के जैसा, और इलेक्ट्रोलाइट के जैसा KOH यूज होता है, KOH एज अ इलेक्ट्रोलाइट, KOH एज इलेक्ट्रोलाइट। KOH as electrolyte, KOH as electrolyte with a paste of mercuric oxide, with a paste of
पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड है ना, HgO का पेस्ट भी रहता है KOH के साथ, पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और वोल्टेज गेन इज 1.35 और हर सेल का जो वोल्टेज गेन है वो लगभग 1.35 के आसपास है। द वोल्टेज गेन इज 1.35। तो जिंक एज अ कंटेनर एज अ एनोड और एज एट कैथोड, carbon rod as a cathode and moist mercuric oxide is mixed with KOH और moist mercuric oxide with KOH। तो ओवरऑल जो रिएक्शन होगी जिंक प्लस mercuric oxide it turns to ZnO plus Hg and the reaction is finished। zinc oxide plus mercury, zinc oxide plus mercury। ओके, तो दिस इज द सेल रिएक्शन, ये इस सेल का रिएक्शन है और वोल्टेज गेन इसका लगभग 1.35 वोल्ट तक रहता है, मतलब इट इज सफिशिएंट और गुड वोल्टेज गेन हियर। ओके, और अगले लेक्चर में बात करेंगे हम लोग सेकेंडरी सेल्स के बारे में, और सेकेंडरी सेल्स के बारे में बात करेंगे। इसके बाद देन बात करेंगे हम लोग corrosion, rusting and the methods used to protect the metals from corrosion। Okay commandos, thank you।